नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को श्योर सक्सेस कोचिंग द्वारा संचालित मैराथन टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट संख्या 10 करवा रहा हूं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व साइकिल दिवस वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 3 जून को। विश्व साइकिल दिवस वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाया जाता है? 3 जून को। अगला सवाल, किस राज्य की सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है पंजाब की सरकार ने। पंजाब की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू किया है? पंजाब ने। 3 ट्रिलियन रुपये का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बन गई है? तो वो बन गई है विप्रो। कौन बन गई है? विप्रो। 3 ट्रिलियन रुपये का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बन गई है? तो विप्रो। अगला सवाल, गंगा संतोषनी रेड्डी ने 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। यह किस राज्य में है? यह तेलंगाना राज्य में है। गंगा संतोषनी रेड्डी ने 44 सेकंड में 44 चीनी मिट्टी के टाइल्स तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह राज्य तेलंगाना में है। किस देश के परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1 का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान। किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1 का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान। किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है सौरभ गर्ग को। किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? सौरभ गर्ग को। प्रतिवर्ष अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? मार्च माह के अंतिम शनिवार को। प्रतिवर्ष अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? मार्च माह के अंतिम शनिवार को। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी विश्व बैंक। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। ISSF वर्ल्ड शूटिंग कप 2021 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा? तो वो रहा भारत। ISSF वर्ल्ड शूटिंग कप 2021 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? भारत। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने किस देश के मदद से अपने देश में तैयार कोरोना की पहली वैक्सीन पाकब्रेक लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है चीन। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने किस देश की मदद से अपने देश में तैयार कोरोना की पहली वैक्सीन पाकबैंक लॉन्च किया है? तो वो हो गया चीन। आगे, जून 2021 में किस राज्य सरकार ने 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? उत्तर प्रदेश। जून 2021 में किस राज्य सरकार ने 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ E100 इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से संबंधित प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो वो शुरुआत किए पुणे से। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ E100 इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से संबंधित प्रोजेक्ट की शुरुआत की? पुणे से। हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस जिले में जगन्ना पालाबेलुवा AP अमूल परियोजना शुरू किया गया? तो वो पश्चिमी गोदावरी में। हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस जिले में जगन्ना
पाला बेलुवा एपी अमूल परियोजना शुरू की गई। पश्चिम गोदावरी, हाल ही में भारत और एडीबी ने किस राज्य की प्रमुख जिला सड़कों को उन्नयन के लिए $2.5 मिलियन का ऋण समझौता किया? तो वो किया सिक्किम। हाल ही में भारत और एडीबी ने किस राज्य की प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए $2.5 मिलियन का ऋण समझौता किया है? सिक्किम। किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिबिंबित होता है, वो होता है प्रति व्यक्ति आय से। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है प्रति व्यक्ति आय से। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, वो करता है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों? इसका अर्थ है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही हो, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। आर्थिक विकास सामान्य युग्मित है, कहाँ है? तो स्फीति के साथ। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं, इसका सही जवाब ढूंढते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो इसका देख लीजिए, मिला लीजिए। ए का हो जाएगा 4, यानी कि आर्थिक विकास का हो जाएगा संरचनात्मक परिवर्तन। और फिर बी का हो जाएगा 1, आर्थिक वृद्धि में हो जाएगा जीडीपी, इसी को सरल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी। फिर संपोषित विकास यानी सी का हो जाएगा पर्यावरण। संपोषित विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जीवन की गुणवत्ता को हो जाता है स्वास्थ्य। एक बार फिर से देख लें, आर्थिक विकास हो जाता है संरचनात्मक परिवर्तन, और आर्थिक वृद्धि हो जाता है सकल घरेलू उत्पाद, संपोषित विकास हो जाता है पर्यावरण, जीवन की गुणवत्ता हो जाता है स्वास्थ्य। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन ने के किस सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? हाँ दोस्तों, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए। अर्थव्यवस्था के बारे में कह रहा है कि क्या ये वस्तु उन्मुख होना चाहिए, क्या जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? इसका एक को छोड़ के ये वस्तु उन्मुख नहीं होना चाहिए, बाकी ये जन उन्मुख होना चाहिए। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, और विश्व अर्थव्यवस्था में इसकी एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए, इनमें से। अब अगला सवाल, भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार है दोस्तों? एक सेकंड, ये है क्या कर रहा है कि भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है, माने नगर का आय है जो ग्रामीण का आय नगर आय से कम है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेवार है? तो इसमें से जो कारण जिम्मेवार है वो कौन सा कारण जिम्मेवार है दोस्तों? इसका कारण जिम्मेवार होगा 1 और 2। एक तो किसान बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर है गाँव में, और वैज्ञानिक कृषि के बारे में उनका ज्ञान नगण्य है।
वैज्ञानिक कृषि में तो इजराइल बहुत नंबर 1 पे है। विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य कम है, ये बात सही है। प्राइमरी सेक्टर के जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं उसके दाम कम होते हैं, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में जब मशीनरी का इस्तेमाल करके उसे बनाया जाता है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। जैसे आप खुद देख लीजिए ना, अगर आप दूध सिर्फ बेचते हैं तो मैक्सिमम 50 रुपये केजी बेचेंगे, लेकिन अगर दूध को ही दही बना दें तब आप इस दही को आप लगभग 140 या 150 रुपये बेचेंगे। और यही दूध को अगर आप घी बना दीजिए तो सोचिए कितना बेचेंगे। मतलब आपको जो प्राइमरी सेक्टर से जो पैसे बेचेंगे उसके पैसे आपको कम मिलेंगे। थर्ड पॉइंट कह रहा है उद्योग में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ है। नीचे दिए गए गुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों, उद्योग में तो निवेश की तुलना में कृषि की निवेश कम नहीं हुआ है दोस्तों, कृषि में तो ज़्यादा निवेश होता है ना हर साल। प्रछन्न बेरोजगारी तो यही है ना, इसी में ज़्यादा होता है प्रछन्न बेरोजगारी। भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है, इसके लिए भारतीय निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है। दोस्तों ये वाला तो हो ही गया है ना, ये सेम क्वेश्चन आ गया है। अब देखते हैं हम लोग 24 को। निम्न कारणों में कौन सा कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय यानी पर कैपिटा इनकम में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ जाता हूँ। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किया जाता है। राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। भारत के व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने के कारण है। क्या कारण है बनता है दोस्तों, तो इसका देखिए, इसका कारण है 26 का निवेश के प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहा है। भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का क्या कारण है, तो ये कारण है निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहा है। अगला सवाल, भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति की दो घटकों स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूलित प्रक्रम है। देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27, भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो घटकों स्थिरीकरण संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये कौन सा कथन सही है, बी नंबर, सॉरी ए नंबर नहीं, बी नंबर। संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूलन प्रक्रम है। भारत में अपनाई गई आर्थिक नीति के दो घटकों स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूलन प्रक्रम है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला, भारत का औद्योगिक वित्त निगम। दूसरा, भारत का औद्योगिक ऋणादान और निवेश निगम। तीसरा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि इसका स्थापना क्रम जिस सही कालक्रम में हुआ है वह क्या है। तो वह तो दोस्तों इसमें एक नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर। कहने का मतलब ये हो रहा है कि पहले इसका स्थापना हुआ, फिर इसका स्थापना हुआ, फिर इसका स्थापना। पहले भारत का औद्योगिक वित्त निगम का स्थापना हुआ, फिर दूसरा में भारत का औद्योगिक ऋणदान का निवेश नियम स्थापना हुआ। एक सेकंड, हाँ, सबसे पहले इसका स्थापना हुआ,
फिर भारत का औद्योगिक ऋणदान और निवेश निगम का स्थापना हुआ, फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ, और सबसे लास्ट में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना हुआ। अब हम देखते हैं अगला सवाल। भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICICI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। इन संस्थाओं में का सही काला क्रम है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये वाला 1 2 3 4, माने पहले IFCI एस्टेब्लिश हुआ, फिर ICICI ने, फिर IDBI का स्थापना हुआ, फिर नाबार्ड का। निम्नलिखित में कौन सी सीमित देयता साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों साझेदार 20 से कम होने चाहिए, ये साझेदार की विशेषता नहीं है। विशेषता क्या क्या है? तो साझेदारी और प्रबंधन अलग अलग होने आवश्यक नहीं है। आंतरिक प्रशासन साझेदारी के बीच आपसी सहमति से विनिश्चित किया जा सकता है। यह शाश्वत उत्तराधिकार से परिपूर्ण निगमित निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका ग्रामीण बैंक का कार्य क्या नहीं है? भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना। अगला सवाल, संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में चढ़ाव का क्या तात्पर्य है? तो ये तात्पर्य है बम्बई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव। संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य है बम्बई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? तो वो होता है जिंस फ्यूचर्स व्यापार। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? जिंस फ्यूचर्स व्यापार। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में मंदरिया, जिसको बियर बोलते हैं, शब्द किसका द्योतक है? वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में मंदरिया बियर शब्द किसका द्योतक है? तो ये द्योतक है उस निवेशक का जो यह महसूस करता है कि उसकी अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में मंदरिया शब्द किसका द्योतक है? उस निवेशक का जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। गिल्ट एज व्यापार किससे संबंधित है? तो ये जो गिल्ट एज व्यापार है वो सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार से संबंधित है। गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार से। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है वो विनिर्मित उत्पाद क्षेत्र। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? भार का मतलब वेटेज, माने किसको ज़्यादा भार दिया जाता है? तो विनिर्मित उत्पाद क्षेत्र। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी जन रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे रहने
बालों की संख्या बढ़ती है। रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करती है। ये हो गया आंसर सी। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के कम से कम एक पुरुष एक महिला को रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करती है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के कम से कम एक पुरुष और एक महिला को निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन अंश नहीं है? तो ये नहीं है कृषि आधारित उद्योग। निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन अंश नहीं है? कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग। जवाहर रोजगार योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ये सही है। इस योजना के अधीन जनित रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित है। इस योजना के अधीन जनित रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किया गया ने रास्ता तैयार किया। किसका रास्ता तैयार किया? तो ये रास्ता बालिका शिशु के संरक्षण का तैयार किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किया गया ने रास्ता तैयार किया बालिका शिशु के संरक्षण का। आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका सही? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। इसका मतलब ये हुआ कि इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। और नंबर 3, योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों तक के निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। एक बार फिर से देख लीजिए। आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मैंने कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन तो ये सही हो गया कि इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों तक के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान होना चाहिए। अगला सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो ये समर्थन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। रूड सेट संस्थान के प्रारंभ करने का उद्देश्य था बेरोजगारी ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता प्रशिक्षण देना। रूड सेट संस्थान के प्रारंभ करने का उद्देश्य है बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता प्रशिक्षण देना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा कि शिशु मृत्यु दर साक्षरता से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? तो शिशु मृत्यु दर साक्षरता से। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये दिया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में। हीरे के निर्यात से भारत को आय होती है। हीरे के निर्यात से भारत को आय होती है। इसमें निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान है? तो इसमें योगदान है इसका विशेषज्ञों की उपलब्धि जो आयातित हीरों की कटाई और पॉलिश करते हैं ताकि बाद में उनका निर्यात हो सके। हीरे के निर्यात से भारत को आय होती है। इसमें निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान है? तो विशेषज्ञों की उपलब्धि जो आयातित हीरों की कटाई और पॉलिश करते हैं ताकि बाद में उनका निर्यात हो सके। भारत में स्वतंत्र व्यापार की स्थापना की गई थी। तो ये जो की गई थी
वो निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई थी निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक सेज यानी कि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है? तो विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना ये इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य सेज का उद्देश्य है अतिरिक्त रोजगार अवसरों का चयन, नवीन तकनीकियों का प्रयोग और क्या अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों का सृजन। अब अगला सवाल, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है अमेरिका। स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहाँ पर शुल्क अनुपस्थित होता है। स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहाँ पर प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। दिहिंग पटकाई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया असम। दिहिंग पटकाई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो असम। पंचायती राज ने स्वामित्व योजना को देश भर में लागू करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। यह कब लॉन्च किया गया? तो ये जो लॉन्च किया गया है 24 अप्रैल 2020 को। पंचायती राज ने स्वामित्व योजना को देश भर में लागू करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। यह कब लॉन्च हुई थी? यह लॉन्च 24 अप्रैल 2020 को हुआ है। हाल ही में चर्चा रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? यह स्थित है अफगानिस्तान में। हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान में। हाल ही में माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 29 मई को। हाल ही में माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया गया है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? विश्व खाद्य दिवस 7 जून को मनाया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया है। हाल ही में NGT ने किस राज्य में विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? गुजरात को। हाल ही में NGT ने किस राज्य में विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? गुजरात। भारतीय नौसेना को हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को 40 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया। उसका क्या नाम है? उसका नाम है INS संधियक। भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को 40 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया। उसका नाम है INS संधियक। FIH द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? तो यह स्थान है तीसरा। FIH द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग भारतीय हॉकी टीम के कौन से स्थान पर है? तो तीसरा। INS राजपूत को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। यह भारतीय नौसेना का कौन सा डिस्ट्रॉयर है? यह है पहला। INS राजपूत को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। यह भारतीय नौसेना का कौन सा डिस्ट्रॉयर है? पहला। चर्चा में रहा भेड़ा घाट लम्हेटा घाट किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। चर्चा में रहा भेड़ा घाट लम्हेटा घाट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो यह होगा अब भारत में। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? भारत में। चर्चा में रहा माउंट निरागुंगी ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये देश कौन सा है? ये वाला देश है
कांगो। चर्चा में रहा माउंट नीरागुंगी ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? कांगो। चर्चा में रहा कुना नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। कुना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। मई 2021 में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा को मिला। वे किस देश की हैं? तो मैक्सिको की। दोस्तों ये 2020 का फैक्ट है, इसीलिए इसको इग्नोर करिएगा। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर उतारने वाला दूसरा देश विश्व का कौन बन गया है? तो ये बन गया है चीन। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर उतारने वाला दूसरा देश चीन बन गया है। निम्न में से किस स्थल से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं रामपुरवा से। निम्न में से किस स्थल से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? रामपुरवा से। श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोध गया अभिलेख में है? ये अभिलेख में है महामना द्वितीय। श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोध गया अभिलेख में है? महामना द्वितीय। निम्न में से किस जिले को बौंसी नामक स्थान में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है बांका से। निम्न में से किस जिले के बौंसी नामक स्थान में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है? बांका से। निम्न में से किसके लेख नालंदा पाषाण से पता चलता है नालंदा महाविहार को जला दिया गया था? महिपाल। निम्न में से किसके लेख नालंदा पाषाण से पता चलता है नालंदा महाविहार को जला दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा महिपाल। बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किसने किया था? तो ये किया था मेजर किट्टो ने। बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किसने किया था? मेजर किट्टो ने। निम्न में से कौन असत्य है? दोस्तों निम्न में से ये जो असत्य है वो सी है, रिज कुल्लाह रियाज उल। ये नहीं होगा, लेकिन इक्तिसान देहलवी बसाती नूल उन्स होगा, शेख कबीर किताबुल हिंद होगा और गुलाम हुसैन सलीम रियाज उल सलातीन होगा। निम्न में से कौन सा वाक्यात ए मुस्तारकी के लेखक हैं? तो ये लेखक हैं रिज कुल्लाह। निम्न में से कौन वाक़ियात ए मुस्ताकी के लेखक हैं? रिज कुल्लाह। अकुतोमाया किस धर्म से संबंधित साहित्य है? यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। अकुतोमाया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। निम्न में किस साहित्य को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ललित विस्तार को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ललित विस्तार को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। दिव्यबदान का भाग निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं। क्षेत्रीय गवर्नर तथा शांति एवं न्याय का रक्षक क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है राजुक। क्षेत्रीय गवर्नर तथा शांति एवं न्याय का रक्षक क्या कहलाता था? ये कहलाता था रज्जुक। जो लोग स्वयं सिक्का बनाते थे उन्हें राज्य को कितना प्रतिशत ब्याज देना होता था? तो ये देना होता था, इसमें कोई आंसर नहीं है, ई ऑप्शन। मौर्य काल में आयोजित वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री पर लिया जाता था? मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री पर लिया जाता था, मतलब टैक्स की बात कर रहा है, तो 10%। अगला, शुंगकालीन वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बोध गया। शुंगकालीन वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
तो बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिलती है, यह किस काल की है? यह शुंग काल की है। बोध गया का के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिलती है, यह शुंग काल की है। किस परिवर्तित गुप्त शासक ने मौखरी शासकों को पराजित कर मगध तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था? तो इसका आंसर होगा दामोदर गुप्त ने। दामोदर गुप्त ने। किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासकों को पराजित कर मगध तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था? निम्न में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी? तो धर्मपाल ने। निम्न में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी? धर्मपाल ने। किसके नेतृत्व में अफगानों ने हैबत जंग की हत्या की? तो ये की थी इनमें से कोई नहीं, सॉरी, ये किया था मुस्तफ़ा खान ने। मुस्तफ़ा खान। किसके नेतृत्व में अफगानों ने हैबत जंग की हत्या की? तो मुस्तफ़ा खान। पटना सिटी के मितन घाट मोहल्ले में पीर तक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया संत मखदूम शाह मोहम्मद मुनाम। पटना सिटी के मितन घाट मोहल्ले में पीर तकी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो संत मखदूम शाह मोहम्मद मुनाम। रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अंग्रेजों के प्रति समझौतावादी नीति के विरोध में बिहार के किस नेता ने एक सभा का आयोजन किया था? स्वामी सहजानंद। रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अंग्रेजों के प्रति समझौतावादी नीति के विरोध में बिहार के किस नेता ने एक सभा का आयोजन किया था? तो स्वामी सहजानंद ने। बसावन सिंह ने किसके संपर्क में आकर कॉटन मिल यूनियन की स्थापना किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। बसावन सिंह ने किसके संपर्क में आकर कॉटन मिल यूनियन की स्थापना किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? इसका कोई आंसर नहीं होगा, आंसर ई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिए थे। वायसराय ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र के लेखक कौन हैं? तो ये लेखक आनंद मोहन हैं। वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र के लेखक आनंद मोहन हैं। पंडौल में कब किसान विद्रोह हुआ था? 1866 से 67 में। पंडौल में कब किसान विद्रोह हुआ था? 1866 से 67 में। निम्न में से कौन स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना है? इनमें से कोई नहीं। निम्न में कौन सदर अंजुमन ए हिंद का संस्थापक हैं? तो ये संस्थापक हैं मुंशी प्यारेलाल। निम्न में से कौन सदर अंजुमन ए हिंद का संस्थापक हैं? तो मुंशी प्यारेलाल। अगला, किस क्षेत्र में बेटी की विदाई पर समादाउनी गीत का गायन होता है? मिथिला। किस क्षेत्र में बेटी की विदाई पर समादाउनी गीत का गायन होता है? मिथिला। निम्न में कौन नृत्य मुख्य रूप से पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है छऊ। निम्न में कौन नृत्य मुख्य रूप से पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाता है? छऊ। निम्न में कौन असत्य है? निम्न में कौन असत्य है? तो जो असत्य होगा वो ये होगा कि रमेश महतो रमतिया के नाम से नहीं होता है। गोपाल रावत पिवास समदासी आधी रात के बाद सही है। रघुवीर प्रसाद समदसी भस्मासुर का सही है। बाबू राम सिंह लमगोड़ा ये भी सही है। अगला, निम्न में कौन कुमार विमल का आलोचना ग्रंथ है? तो ये इसमें से भी कोई नहीं आंसर होगा। और 98 में निम्न में कौन सत्य है? बिहार शरीफ और ओबरा रेशमी वस्त्र के लिए मानपुर, ये भी सही नहीं है,
ये ई हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सी उद्योग कैमूर पठारी क्षेत्र में विकसित हुआ है? तो ये विकसित हुआ है चावल। निम्न में से कौन सा उद्योग कैमूर पठारी क्षेत्र में विकसित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। घाघरा नदी के ऊपरी भाग में किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये इसमें भी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला, निम्न में कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है? सहायता नहीं, सहायक नदी है। तो वो इसमें भी गलत है, इसमें क्योंकि बूढ़ी गंडक का भी गलत है। माने ई ऑप्शन हो जाएगा। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1968 ईस्वी में हुआ था। निम्न में कौन गरम जल कुंड मुंगेर में स्थित है? तो इसका आंसर भी ई हो जाएगा, क्योंकि मुंगेर में इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। मई जून में आने वाली चक्रवाती तूफान को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? नॉर्वेस्टर। मई जून में आने वाली चक्रवाती तूफान को बिहार में नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बिहार में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस नदी के निक्षेपण से हुआ है? आंसर ई हो जाएगा। बिहार के किस उद्यान में एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र स्थापित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संजय गांधी जैविक उद्यान। बिहार के किस उद्यान में एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र स्थापित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान। स्वतंत्रता दिवस पर भारत प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अगले 75 सप्ताह में कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया है? 75। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अगले 75 सप्ताह में कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया है? 75। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ ने कितने नए जिले बनाने की घोषणा किया है? तो 4। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ ने कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? 4। अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति को देश छोड़ने के बाद पहले उपराष्ट्रपति ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर लिया, उनका नाम क्या है? अमरुल्लाह सालेह। अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति के देश छोड़ने के बाद पहले उपराष्ट्रपति ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर लिया, उनका नाम अमरुल्लाह सालेह था। अफगानिस्तान की सत्ता अपने कब्जे में लेने वाली संगठन तालिबान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1994 में। अफगानिस्तान की सत्ता अपने कब्जे में लेने वाली संगठन तालिबान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1994 में। तालिबान के खिलाफ पहले विरोध के तहत अफगानिस्तान में किस जगह नॉर्थर्न अलायंस का ध्वज फहराया गया? पंजशीर में। तालिबान के खिलाफ पहले विरोध के तहत अफगानिस्तान में किस जगह नॉर्थर्न अलायंस का ध्वज फहराया गया? पंजशीर में। दिल्ली सरकार की 1000 लो फ्लोर बसों को खरीद मामलों की जांच किसको सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है सीबीआई को। दिल्ली सरकार की 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद मामलों की जांच सौंपा गया है सीबीआई को। आईईजी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए अध्यक्ष का नाम क्या है, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह लेंगे? वो हैं एनके सिंह। आईईजी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए अध्यक्ष का नाम क्या है, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जगह लेंगे? एनके सिंह। हाल ही में भारत और किस देश के नौसेनाओं के बीच दक्षिण चीन सागर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है? तो ये हुआ है वियतनाम में। मशहूर पजल गेम सुडोकू निर्माता माकी काजी का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में जापान में निधन हो गया? तो ये निधन हो गया 69 वर्ष में। पीएम मोदी ने हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे प्रति वर्ष किस दिन मनाने की घोषणा किया है? तो ये किए हैं
14 अगस्त। पीएम मोदी ने हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पार्टीशन हॉरस रिमेम्बरेंस प्रतिवर्ष 14 अगस्त को मनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस नगर निगम को क्लीन सिटी ऐप लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है एनएमडीसी। उड़ीसा सरकार भारतीय हॉकी टीम के स्पॉन्सर अगले कितने वर्षों तक बने रहेगी? तो ये 10 वर्ष तक। उड़ीसा सरकार भारतीय हॉकी टीम की स्पॉन्सर अगले कितने वर्षों तक बने रहेगी? तो 10 वर्ष तक। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग में सहयोग के लिए किस संगठन के सदस्य देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ब्रिक्स। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग में सहयोग के लिए किस संगठन के सदस्य देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ब्रिक्स। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर भारत में AK-203 राइफलों के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है रूस के साथ। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर भारत में AK-203 राइफलों के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो रूस के साथ। हाल ही में ऐतिहासिक गरतांग गली लकड़ी पुल मरम्मत के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। यह पुल किस राज्य में स्थित है? यह पुल उत्तराखंड में स्थित है। हाल ही में ऐतिहासिक गरतांग गली लकड़ी पुल मरम्मत के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। यह पुल उत्तराखंड में है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है? अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। ये संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद के विधायी शक्तियों से। केंद्र राज्य संबंधों के विशेष रूप से किस प्रसंग से म्युनिसिपल संबंध कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग से म्युनिसिपल संबंध कहा जाता है? तो प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किसी एक में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 355। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किस एक में है? अनुच्छेद 355 में है। 126 नंबर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? अनुच्छेद 263। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? अनुच्छेद 263 के अनुसार। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 265।
अनुच्छेद। भारतीय संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? अनुच्छेद 265 में। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। किसकी समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था? संघ और राज्य के मध्य संबंधों की। सरकारिया आयोग गठित हुआ था संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन समनुदेशित करता है? तो यह करता है भारत का संविधान। राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन समनुदेशिता करता है? भारत का संविधान। अगला, निम्न करों में से कौन सा का एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो ये हो गया इसका आंसर बी, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? ये हो गया कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं 20 और 21 को छोड़कर? कौन सा है ये आर्टिकल? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद 359। निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त, ये अनुच्छेद 359 के तहत। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो यह आवश्यक है 1 माह। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो यह हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा, ये सथा नहीं है, ये सभा है, ये सथा नहीं सभा है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, ये बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 सुमेलित नहीं है। अगला, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं? तो ये प्रभावित सारे होते हैं केंद्र राज्य संबंधित। संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से जो कथन सही है वो सिर्फ इस संदर्भ में उपयुक्त ABC कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इसमें कोई भी सही नहीं है, ये सारे ही गलत हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन
सात प्रदेश 1987 में बनाए गए। तो 1987 में जो बनाने जाने वाले प्रदेश हैं वो गोवा और अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में ही हुआ। 1987 में गोवा और अरुणाचल प्रदेश राज्य बना। तो इस तरीके से दोस्तों 1 से 140 क्वेश्चन तक खत्म हो गया। मैराथन टेस्ट का 10वां पार्ट था ये। अब यहाँ से मैथ है, आप लोग इसको बना लेंगे और फिर इसको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेज देंगे, मैं चेक करके बता दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो देख रहे हो और वो पसंद आ रहा हो तो उसको आप लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आप लोग अपना चरित्र इस प्रकार बनाएं कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करें।